देखिए, मंडल कमीशन पर जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। तो आपको आज अगस्त है, मतलब आपको नवंबर 25 नवंबर, सर्दियों का दिन, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। वो जो गोल सी बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, उसके अंदर एक डिबेट चल रही है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट दिन की डिबेट है। और सारे क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं उनके जवाब दिए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लगभग 2 साल कुछ महीनों में जितने सारे क्वेश्चन उठे हैं उनका जवाब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वहाँ पर उनका जवाब दे रहे हैं। उन जवाबों में असल में उन सारे सवालों के लगभग जवाब हैं जो मंडल कमीशन को लेकर पूछे जा रहे हैं। और मंडल कमीशन को मैं निजी तौर पर, और आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए कि ये कुछ जातियों के एम्पावरमेंट का मामला नहीं कि हमें एक नौकरी मिल जाएगी, हमें एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंट्री मिल जाएगी, इतना सीधा सा मामला नहीं है। मतलब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट को भी अगर आप देखें, आर्टिकल 340 से निकल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो मंडल कमीशन है, जिसमें वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कमीशन बनाने को रिकमेंडेशन आपका कॉन्स्टिट्यूशन में 340 में आ रहा है। उसको लेकर उसके आसपास की डिबेट या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पूरी डिबेट को देखें, जहाँ रिजर्वेशन को लेकर या सोशल ग्रुप्स के एम्पावरमेंट की जो डिबेट है, आपको देखिए कहीं पर भी उसमें जो लोग हिस्सा ले रहे हैं वो अपने स्वार्थ की बात नहीं कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि हमारी जाति को एम्पावर करो। बाबा साहब भी कभी ये नहीं कह रहे हैं कि दलितों को एम्पावर करना चाहिए। वो कह क्या रहे हैं? यहीं पर मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इस बात को बहुत गौर से उस डिबेट को पढ़ना चाहिए कि क्या बातचीत हुई है। नेट पे अवेलेबल है, आपको कोई भी देख सकता है। मंडल कमीशन को या SC/ST के एम्पावरमेंट के सारे प्रोविजंस की सारी डिबेट नेशन बिल्डिंग की डिबेट, उन सारी डिबेट में जो वर्ड सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो वर्ड नेशन है। और बाबा साहब ने कम से कम उसी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में कम से कम मुझे लगता है 10 एक बार ये कहा है कि वी आर नेशन इन मेकिंग। भारत को वो राष्ट्र नहीं मानते हैं, वो नहीं मान रहे हैं कि राष्ट्र बन चुका है, राष्ट्र बन रहा है। इवन अमेरिका में भी जो डिबेट चल रही है, तो अमेरिका में भी आप देखेंगे, उसको भी उन्होंने कोट किया है कि वी द नेशन वर्ड। जब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट में आया है तो उन्होंने भी उसको कहा है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वर्ड से उसको रिप्लेस किया गया है, और वी द पीपल हमारे प्रियम्बल में भी है। तो बाबा साहब ये नहीं मानते हैं कि हम राष्ट्र बन चुके हैं, तो राष्ट्र बनेगा कैसे, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लमेटिक्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें से वो सबसे बहुत सारे इशू उठा रहे हैं कि इतने तरह के डाइवर्सिफाइड लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, हम कैसे नेशन बन सकते हैं? नेशन तो है ही नहीं, क्योंकि नेशन जो है उसके लिए फ्रेटर्निटी की जरूरत है। तो हम और आप साथ में बैठे हैं और हमारे बीच में भाईचारा हो, ये आप फोर्स नहीं कर सकते। कोई ना कोई कानून मुझे आपके साथ फ्रेटर्निटी या बंधुत्व रखने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? हम और आप साथ में बैठ कर चाय पिए, इसको दुनिया का कोई कानून लागू नहीं करा सकता है। तो ये असल में एक तरह से जो वर्ड आपकी निवेदिता मेनन अपने वर्ड के तौर पर इस्तेमाल करती हैं कि डेली रिफरेंडम, वैसे वो वर्ड उनका नहीं है, वो पता नहीं साइट क्यों नहीं करती हैं। वो अर्नस्ट रेनन की एक बहुत फेमस स्पीच है व्हाट इज नेशन, वहाँ पर उन्होंने वो किया है कि नेशन जो है वो डेली रेफरेंडम है। मैं मानता हूँ मैं नेशन का हूँ। बाबा साहब भी जब पाकिस्तान की बात करते हैं तब वो कहते हैं कि हम नेशन इसलिए हैं कि हम मानते हैं कि हम नेशन हैं। तो भारत के ज़्यादातर लोग ये माने कि वो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर नहीं रह रहे हैं, सिर्फ एक झंडे को सलाम नहीं करते हैं, सिर्फ जय हिंद नहीं बोलते हैं, राष्ट्रीय झंडा राष्ट्रीय गान नहीं करते हैं, वो एक नेशन है। इसके लिए जरूरी है कि राष्ट्र निर्माण में हर समुदाय की हिस्सेदारी हो, और ये हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के सारे प्रावधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 14-15 आर्टिकल से ही शुरू हो जाता है और आगे तक जाता है, 340-341 तक जाता है। तो ये सारे प्रोविजन जो है वो नेशन बिल्डिंग के प्रोविजन है। इसलिए मैं बहुत जोर देकर कहता हूँ कि इन प्रोविजंस को जो भी विरोध कर रहा है, जो इन कम्युनिटीज के एम्पावरमेंट को विरोध कर रहा है, वो लोग राष्ट्र विरोधी लोग, उन लोगों की राष्ट्रभक्ति संदिग्ध है जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ भारत में कोई व्यक्ति अगर आरक्षण का, सोशल जस्टिस का, इन कम्युनिटीज के एम्पावरमेंट का विरोध कर रहा है तो वो देश की मजबूती के लिए काम कर रहा है, वो निस्संदेह देश को कमजोर कर जाता है। इस नाते RSS को मैं या ABVP को की राष्ट्रभक्ति को मैं संदिग्ध मानता हूं, क्योंकि इन लोगों ने मंडल कमीशन का विरोध किया था। मंडल कमीशन का विरोध बहुत सारे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी किया था।
और इस मामले को मैं पार्टी पॉलिटिक्स से थोड़ा बियॉन्ड देखता हूँ। आज की तारीख में आपको लग सकता है कि आरएसएस मंडल कमीशन के विरोध में है, रिजर्वेशन के विरोध में है, लेकिन मुझे अगर लिस्ट करने को कहा जाए भारत के अलग अलग पॉलिटिकल फॉर्मेशंस में और हिस्टोरिकली अगर उनको ट्रेस करें तो मंडल कमीशन के वो सबसे देर में जिस एक स्टेट ने लागू किया, जिस स्टेट ने, वो अंदाजा लगाइए कौन सा स्टेट है जिसने मंडल कमीशन को सबसे आखिर में लागू किया था? पश्चिम बंगाल। तो सीपीएम की सरकार थी और मंडल कमीशन उन्होंने फर्स्ट जो उनका नोटिफिकेशन आता है, पहले तो बोलते हैं ज्योति बसु की बंगाल में कोई ओबीसी नहीं है, हमरा जात पात मानी ना, वी डोंट बिलीव इन कास्ट। तो नहीं मानने से नहीं कि नहीं होगा, है तो चीज है, आप आंख बंद कर लोगे तो नहीं है, मतलब व्हाट इज दिस, लेकिन मार्क्सिस्ट तरीका तो नहीं कम से कम। लेकिन उनका स्टेटमेंट आता है कि हमरा जात पात मानी ना, अब मंडल कमीशन ने हमें हवे ना आफ्टर ऑल, लेकिन उनको धीरे धीरे करके लागू करना पड़ा। तो मंडल कमीशन के विरोधियों की जब आप लिस्ट करें, या भारत आज की तारीख में अगर इंक्लूसिव नहीं बन पाया है तो इसका दोष सिर्फ अगर आप एक पार्टी पे डालेंगे तो हम एक ट्रैप में फंस रहे हैं। इसकी एक सामूहिक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जिम्मेदारी है, जिसमें कि कांग्रेस जिन्होंने ज़्यादा समय तक राज किया है और सीपीएम जिन्होंने कम से कम 52 के इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी शायद, करेक्ट कीजिए मुझे। तो ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में इन सारे लोगों ने 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, 53 में फर्स्ट ओबीसी कमीशन बन जाता है, 53 में उसकी रिपोर्ट आ जाती है और वो रिपोर्ट लागू नहीं होती है। तो इस रिपोर्ट नहीं लागू होने को लेकर जब पार्लियामेंट में बातचीत होती है तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने सरकार के साथ ही हो जाते हैं। तो मंडल कमीशन को लेकर इसके जो कल्प्रिट्स हैं आज की तारीख में, जैसे हमने कहा है कि मंडल कमीशन लागू होने के इतने साल बाद भी आप मुझे बताइए, आपको पता होगा लोगों को, अंदाजा लगाइए जिनको नहीं पता है, जेएनयू में ओबीसी के कितने प्रोफेसर हैं? सिंपल क्वेश्चन। प्रोफेसर, कोई प्रोफेसर नहीं। ओबीसी के प्रोफेसर कहने पर जब हम आरटीआई डाला गया था तो दो नाम दिए गए थे, प्रोफेसर एहसन माला का SIS, प्रोफेसर पीके यादव लाइफ साइंस। ये दोनों लोग का नाम जब यूजीसी ने लिस्ट में डाला कि ये दोनों लोग ओबीसी प्रोफेसर दो जेएनयू में हैं, ये दोनों लोग जिस समय आए थे उस समय ओबीसी रिजर्वेशन था ही नहीं। इन लोगों को जब यूजीसी अपनी लिस्ट में, मतलब कितना अजीब सी बात है, इसके लिए तो उनको आरटीआई एक्ट के तहत पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप गलत जानकारी कैसे दे रहे हैं। तो एहसन माला का काहे को ओबीसी में जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया, जनरल कैटेगरी में उन्होंने सारे उनके प्रोफेसर्स वगैरह हुए हैं। तो जेएनयू जैसे संस्थान में, डीयू जैसे संस्थान में, बीएचयू जैसे संस्थान में आज़ादी कितने साल बाद भी अगर ओबीसी के टीचर्स लगभग मिसिंग हैं तो ये किसी न किसी का तो दोष है। और अभी भी अगर ढंग से लागू नहीं हो रहा है तो आप में से जो लोग एकेडमिक्स में जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आप में सब लोग तो फेस करने वाले हैं। कहने की 52% फैकल्टी पोजिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दोज आर इन रिजर्व कैटेगरी, आर स्टिल वैकेंट। ये पिछले साल के आरटीआई है, वो अनिल निरंजन ने इसको डाला था आरटीआई। तो ये आरटीआई है, किसी को चाहिए रेफरेंस तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो रिजर्वेशन वाले जो पोस्ट हैं उनको अगर लागू ही नहीं किया जाएगा तो ये लागू नहीं करना इंडियन पिनल कोड की किसी धारा के तहत उनका अपराध नहीं। आप उनको ये नहीं कह सकते इसके लिए आप जेल क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन ये निश्चित रूप से ये काम जो कर रहे हैं, जिन लोगों ने जेएनयू में, डीयू में, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी रिजर्वेशन लोगों ने लागू नहीं होने दिया है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनकी नज़रों में राष्ट्रविरोधी लोग, उन लोगों ने इस देश को वैसा देश नहीं बनने दिया है जैसा देश ये बनना चाहिए। और देखिए, देश ये भी है कि आप कर क्या रहे हैं। जब देश में देश की पूरी जो नेशन मेकिंग का प्रोसेस है, नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, उसमें जब आप वास्ट मासेस को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं तो अल्टीमेटली आप देश को कमजोर कर रहे हैं। तो ये काम सिर्फ इतना नहीं है कि आप एक व्यक्ति ने अपनी कास्ट के एक आदमी को किसी पोजीशन पर रिक्रूट कर लिया और ओबीसी के एक आदमी को
ये इतना सिंपल भी नहीं है कि आपके टीचर ने एग्जामिनेशन में रिटन में आप टॉपर हैं, लेकिन आपको वाइवा में कम नंबर देकर पुश कर दिया कि आप किसी तरीके से ओबीसी या एससी रिजर्वेशन के अंदर में चले जाएं ताकि जनरल की एक सीट खाली हो जाए, जहां जनरल का एक सीट आ जाए। जेएनयू में कम से कम 10 से 15 आरटीआई, 10 से 12 आरटीआई की मुझे जानकारी है, जिससे ये पता चला है कि जेएनयू के प्रोफेसर्स और जेएनयू के टीचर्स रिटन में जिनको अच्छे नंबर आते हैं, रिजर्व कैटेगरी के लोग, उनको वाइवा में कम नंबर देते हैं। पूरा पैटर्न है, आप एकदम निकाल सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के ग्राफ्स से आप निकाल सकते हैं कि वो क्या है, नंबर्स कहाँ जा रहे हैं रिटन में और कहाँ जा रहा है वाइवा में। अब इन लोगों को लगता भी नहीं कि वो जातिवादी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं और उनको मालूम हो ऐसा कर रहे हैं तब तो आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन उनको इतना उसको नॉर्मल कर चुके हैं, इतना उनके लिए सामान्य है। उनको लगता है कि एक रूरल बैकग्राउंड से आने वाला बच्चा अगर अपने सवालों का सिर्फ सही आर्टिकुलेशन उस एक 20 मिनट के अंदर में नहीं कराया है, उसके पीछे की सारी पढ़ाई, उसका अपना जो वो सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल लेके आया है, बहुत सारी चीज़ों को और जानता है। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे एक शहरी बच्चा, लेकिन गाँव का बच्चा उसके अलावा 10 चीज़ें और जानता है। वो पेड़ के पत्ते पहचान सकता है, वो उसको मालूम है कि गाय किस महीने में ब्याएगी तो उसको क्या खिलाना है, 50 तरह के उसके वो नॉलेज लेके आ रहा है। अब इसको नॉलेज कोई मान ही नहीं रहा है। नॉलेज पर्सन जो है, इसमें भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि अगर जो प्रोडक्टिव क्लासेस हैं दुनिया में इस समय ना, ज़्यादातर आविष्कार जो हुए हैं, जो मशीनें बनी है ना, वो ज़्यादातर प्रोडक्टिव क्लासेस ने बनाई है। आप अगर मशीन अल्टीमेटली काम को आसान बना रही है, तो जो काम कर रहा है वो अपने काम को आसान बनाने के लिए मशीन के बारे में सोचता है, और अगर उसकी नॉलेज की एक्सेस अगर उसके पास है तब वो कोई आविष्कार करता है। तो भारत में तो ये हुआ ही नहीं है। जिन लोगों के पास नॉलेज था उनको काम करना नहीं था, और जिनको काम करना था उनके पास नॉलेज नहीं। कपड़ा धोना है वो कपड़े धोए जा रहा है, और जिनको जो साइंस वगैरह पढ़ रहे हैं, थोड़ा ज्ञान वगैरह वेद वगैरह पढ़ रहे हैं, उनके कपड़े मुफ्त में धुल रहे हैं क्योंकि धोबी नाम की जात उपलब्ध है। तो आप ये वॉशिंग मशीन का आविष्कार भारत में तो हो ही नहीं सकता। भारत में किचन में लगने वाले एग्जॉस्ट फैन का आविष्कार इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि पुरुषों की सिर्फ ज्ञान तक पहुंच थी और महिलाएं किचन में काम कर रही थी। भारत में कार का आविष्कार इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि आपको मुफ्त में कहार नाम की एक जाति उपलब्ध थी, जो सिर्फ बासी खाना खिला दीजिए तो वो काम कर लेती थी। आप कार क्यों बनाएंगे भाई, कहार आपको उपलब्ध है ना, कहार और कार एक साथ नहीं हो सकता है। तो ये एक्चुअली जब इन प्रोडक्टिव क्लासेस को ये टीचर्स कम नंबर देकर तमाम कॉन्स्पिरेसी से आउट कर रहे हैं, तो ये सब में पूरे नॉलेज के प्रोसेस को भी रोक रहे हैं। तो मैं आखिरी बात सिर्फ ये कह रहा हूँ, बाकी आपके क्वेश्चंस के थ्रू मैं बाकी का 15-20 मिनट अगर उसमें ले लूँ, तो अब आप इस पूरे मंडल कमीशन के सवाल को, मंडल कमीशन के 25 साल के बाद उस पर लागू होने के सवाल को, इसके पक्ष और विपक्ष को, मुझे लगता है कि आप लोग एक स्वार्थ की दृष्टि से या अपनी जात की दृष्टि से देखने से परे एक फिलोसॉफिकल तरीके से देखें और इसको नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस के तौर पर इसकी सारी जो डिबेट भी है, इसको सिर्फ हमको मिल जाएगा और तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारे हिस्सा मेरा हिस्सा, इस पेटी डिबेट से के बियॉन्ड आप इसको नेशन मेकिंग के डिबेट की ओर ले जाएं, तभी असल में इसको हम क्लिंच भी कर पाएंगे। आप अगर मोरल पोजीशन हमारी ऊंची नहीं है, जो लोग मंडल कमीशन के पक्ष में हैं, जो एक इंक्लूसिव सोसाइटी के पक्ष में हैं, जो इस देश को अच्छा देश देखना चाहते हैं, ऐसे लोग अगर एक ऊंची मोरल पोजीशन के साथ डिबेट में नहीं आएंगे तो ये डिबेट फिर वही आपस के झगड़ों में चलिए वो वहीं पर गिर जाएगी, पेटी डिबेट्स में चली जाएगी। तो इसको जो मैं आखिरी बात कर रहा हूँ कि नेशन मेकिंग की जो पूरी डिबेट्स है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उस डिबेट के फ्रेमवर्क में मंडल कमीशन को देखिए, क्योंकि मंडल कमीशन निकला वहीं से। मंडल कमीशन कोई टपकी हुई चीज नहीं है। हो सकता है कि काका कालेलकर कमीशन बना, रिजेक्ट हुआ, फिर बना, ये तो एक नाम है, प्रोसेस है, लेकिन ये असल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, 340 के अंदर है, ये वहां से आया है। तो उसकी डिबेट, क्योंकि नेशन मेकिंग की डिबेट है, तो मंडल कमीशन की सारी डिबेट, रिजर्वेशन को लागू करने की सारी डिबेट, वाइवा में कम नंबर देने नहीं देने की सारी डिबेट, वाइवा का टोटल वेटेज कम करने की सारी डिबेट, फैकल्टी पोजीशंस को भरने की बातचीत, जिन जगहों पर पोजीशंस खाली रखी गई वो क्यों खाली है इसकी बातचीत, क्यों अभी जो कई राज्यों में फ्री शिप बंद हो रही है क्योंकि सेंट्रल असिस्टेंस घट रहा है, और इस वजह से जो फ्री शिप मिलती थी स्टूडेंट्स को वो कई जगह वो
उसमें कटौती हो रही है। ये सारी डिबेट एक्चुअली नेशन मेकिंग की डिबेट है, हम लोगों को वहीं से इसको आना चाहिए। और जो लोग इसको कॉन्स्पिरेसी के तहत या बोल कर खुलेआम विरोध कर रहे हैं, उनकी देशभक्ति को चैलेंज करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए।